हेलो फ्रेंड्स, मैं चतुर्भुज। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वजह है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आ सकते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाने का इस फैसले से विपक्ष काफी भड़के हुए हैं, लेकिन यह एक देश एक चुनाव है क्या, जिस पर हंगामा मचा हुआ है और पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई थी। लेकिन अब सीधा सा सवाल है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू करने के नाफा और नुकसान क्या होंगे। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत भी कर चुके हैं। इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली धनराशि बच जाएगी। बता दें कि 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी यह भी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क यह भी है कि भारत जैसे विशाल देश में कहीं न कहीं हर साल चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह बिल लागू होने से चुनाव की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती है। यही वजह है कि इससे यकीनन विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक कारण यह भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत कारण गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो, यह भी हो सकता है। इसके खिलाफ एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो इससे पूरी संभावना होगी कि चुनावी नतीजों में देरी भी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी, जिसका खमियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इस बिल को लागू करने की राह आसान नहीं होगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुष एस.वाई. कुरैशी का कहना है, इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए संवैधानिक, ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियां भी बनी हुई है। किसी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल एक भी दिन बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग हो जाएगी, वहां संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की सर्वसम्मति कैसे बनेगी। सूत्रों का कहना है कि संसद में विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हो सकता है। इस पर संविधान विशेषज्ञ देश दीपक वर्मा ने कहा कि यह एक बिल लाना इतना आसान नहीं है, इसे एक पूरी प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर विशेष सत्र में इस बिल को लाया जाएगा तो इसे वैचारिक बिंदु के तौर पर ही लाया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष के गौतम बताते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा महीने भी नहीं बचे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही इतना बड़ा चुनाव सुधार होगा। हमें इसके लिए इसके संवैधानिक प्रक्रिया को समझना होगा। यह बिल लागू करने से पहले इसी कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होगा। इन दोनों सदनों से बहुमत से इस विधेयक का पारित होना जरूरी है। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे अनुमोदित कराना होगा। गौतम ने कहा कि राज्यसभा से 2/3 विशेष बहुमत से इस विधेयक को पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और अगर इंडिया गठबंधन एक साथ आकर इस संशोधन विधेयक का विरोध करता भी है तो यह औंधे मुंह गिर जाएगा। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने कहा कि संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभाओं को 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले किसी सदन को भंग करने के लिए आवश्यक मंजूरियां लेनी होती है।
है। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत हस्तक्षेप भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की सिफारिश पर ही असेंबली को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, या फिर आर्टिकल 356 के तहत केंद्र की सरकार ही असेंबली को भंग कर सकती है। हालांकि अभी यह देखना पड़ेगा कि क्या असल में संविधान में संशोधन की जरूरत भी है या नहीं है। आचार्य ने कहा कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। अगर सदन में बहुमत के दम पर बिल पारित होता भी है तो कम से कम उसके बाद राज्य की मंजूरी लेना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह का बिल लेकर आना है। संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले असेंबली को केवल तभी भंग किया जा सकता जब वहां स्थानीय सरकार राज्यपाल से सिफारिश करे। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत हस्तक्षेप कर सकती है, वरना नहीं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार भी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके कारण ही एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा, और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।